हेलो दोस्तों, आज हम फिर आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि डायपोल के एक्सिस पर और इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। मतलब अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा, यानी कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां हमने एक डायपोल रख दिया, तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, हमने मान लिया, समझते हैं पहले इसको, कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ग्रीन कलर वाली। यहां हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया। ये हमने मान लिया दोस्तों, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। यहां पर हमने दोस्तों एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रख दिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आप देख सकते हैं। तो विद रेफरेंस टू दिस, ये टोटल डिस्टेंस तो होगी 2a, डायपोल मतलब डिस्टेंस 2a, बट इसको हमने मान लिया a और इसको माइनस ए मान लिया रेफरेंस के लिए, बाद में मैग्नीट्यूड वैल्यू प्लस हो जाएगी। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, तो प्लस क्यू चार्ज पर हमने मान लिया इधर लगेगा प्लस क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहां पर माइनस क्यू वाले चार्ज पर लगेगा माइनस क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखिए दोस्तों, हमने सीखा हुआ है, जैसे हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है मान लिया, यहां से आर डिस्टेंस पर अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगे, यानी कि ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर फोर्स अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो वो टॉर्क बनाता है। और टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अगर हम ये ओरिजिन माने, तो यहां से ए डिस्टेंस पर ये परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है। सिमिलरली यहां देखिए, ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये टॉर्क बनाएगा दोस्तों। तो ये जो टॉर्क है ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो चलिए उसको हम देखते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी थियरी लिखी हुई है, देख लेते हैं क्या है। लिखा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया। ओरिजिन ओ ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन ओ है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द डायपोल। ये डायपोल का सेंटर है, उससे कोइंसाइड कर रही है। अब नाउ, तो ये वाले चार्ज के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, तो दोस्तों प्लस क्यू चार्ज पर जो टॉर्क आएगा वो कौन से फोर्स की वजह से आएगा, प्लस क्यू ई फोर्स। तो देख लेते हैं नाउ। टॉर्क acting due to force plus QE, ड्यू टू फोर्स प्लस QE, इसकी वजह से टॉर्क क्या आएगा दोस्तों, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है, आर एफ, आर क्रॉस एफ। यहां पर दोस्तों आर क्या है हमारी, तो यहां से लेके ये डिस्टेंस यानी ए, एफ क्या है दोस्तों, तो QE। ठीक है, ये आ गया, इसकी वजह से आप इधर देख लेते हैं। नाउ टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू फोर्स माइनस QE, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टाउ, अच्छा इसको हम टाउ 1 मान लेते हैं, इसको हम टाउ 2 मान लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा, टाउ टू इक्वल टू, अब यहां हमने इसको माइनस ए दिया है, क्रॉस माइनस क्यू ई, तो माइनस माइनस हट गया तो क्या आया, ए क्रॉस क्यू ई, ए क्रॉस क्यू ई। अब दोस्तों अगर हमको टोटल टॉर्क निकालना हो तो दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, टाउ वन प्लस टाउ टू, टाउ इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू। अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं। सो टाउ इक्वल टू, टाउ वन की वैल्यू है ए क्रॉस क्यू ई प्लस टाउ टू की वैल्यू है ए क्रॉस क्यू ई। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, नाउ टाउ इक्वल टू ये बन जाएगा टू ए क्रॉस क्यू ई, दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस है सेम वैल्यू है तो ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू टू ए, क्यू को इधर लेके आ गए, ला सकते हैं क्योंकि क्यू स्केलर क्वांटिटी है इस वजह से। अब दोस्तों हमें पता है बट कि टू ए क्यू क्या होता है, तो मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी, तो हम यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। नाउ टाउ इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, ये पार्ट पी, तो पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, ठीक है दोस्तों। या हमको अगर क्रॉस करके नहीं लिखना तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था डेरिवेशन डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है दोस्तों, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो दोस्तों जो कोई भी सरफेस है मान लिया हमारा, उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उस नंबर को हम कहते हैं, यानी उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो कहलाएगा दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ इन इंग्लिश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। मान लिया हमारे पास, कोई एग्जांपल दे रहा हूं, ये नोट्स है, अब इसमें से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा हूं, तो जितनी जैसे पास होती जाएंगी वो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये तो अभी डायरेक्ट परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही तो ये परपेंडिकुलर हुआ, तो इसके लिए फ्लक्स की वैल्यूज अलग हो जाएंगी। मान लिया इसको मैं ऐसे कर दूं, तो अब ये क्या हुआ, पैरेलल हो गया, तो इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू अलग हो जाएगी। मान लिया ये अभी सीधा था, इसको थोड़ा सा तिरछा कर दूं तो अब वैल्यू अलग हो जाएगी, है ना, वैल्यूज बदल जाएंगी, बट काउंट कैसे करेंगे हम, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह दोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कह देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, नंबर ऑफ electric field lines passing through the surface, passing through the surface is called electric flux.
इसको दोस्तों हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है ई डॉट डेल्टा एस, ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस की जगह में हम एस भी लिख सकते हैं, ई डॉट एस भी लिख सकते हैं, या फिर ए एरिया लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो। यहाँ डेल्टा एस क्या है, एरिया, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी ये फ्लक्स हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इसकी यूनिट तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। यहाँ पर एरिया और बढ़ रहा है तो उसमें एरिया यानी मीटर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ केसेस समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ठीक, मान लिया कि हमारे पास ये एक सरफेस है। ठीक, ये एक सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी अगर इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि एंगल क्या बनेगा इनके बीच का। अच्छा, ये फॉर्मूला को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम डॉट हटाएंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर थीटा क्या होगा दोस्तों, एंगल जीरो, एंगल यहां पर जीरो होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा फ्लक्स का, फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस, अकॉर्डिंग टू दिस कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ई डेल्टा एस। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई सरफेस है, मान लिया कि हमारे पास ये एक सरफेस है। ठीक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही, इधर जा रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है डेल्टा एस। तो अब थीटा क्या हुआ यहां पर दोस्तों, 90 डिग्री, एंगल हमारा 90 डिग्री हुआ। एंगल 90 है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अब हमारा जीरो, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई सरफेस है, फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हमारा एरिया वेक्टर मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई, एरिया वेक्टर डेल्टा एस, मान लिया थीटा एंगल बना रहा है। थीटा एंगल मतलब रैंडम कोई एंगल, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी एंगल मानो। तो अब हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, जनरली ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक केस छोटा सा और सीखने जा रहे हैं हम। मान लिया कि हमारे पास एक सरफेस है, ये एक बहुत बड़ा सरफेस है हमारे पास। ठीक है, अब इसका हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो इतना बड़ा है इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, किसी एक पार्ट का फ्लक्स निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। हमने मान लिया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही वो ई है, सिमिलरली
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा दिया, ई पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई है, और एरिया वेक्टर हमने मान लिया डेल्टा एस है। ठीक है दोस्तों, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा छोटे से एक पार्ट का, नाउ फ्लक्स, तो ये हो जाएगा छोटे से पार्ट के लिए निकाल रहे हैं इसीलिए डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ई डॉट डेल्टा एस। यही अगर हमको टोटल फ्लक्स निकालना होता, नाउ टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या हो जाता, फाई इक्वल टू सिग्मा ऑफ, सिग्मा मतलब समेशन। ऐसे ही जैसे हमने एक छोटे से पार्ट के लिए निकाला, ऐसे ही बहुत सारे पार्ट होंगे तो सभी को निकाल के हमको ऐड कर देना है, और यहाँ एस लगाया मतलब ओवर द सरफेस या पूरे सरफेस के लिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, सिग्मा ऑफ डेल्टा फाई, दैट मीन्स यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा ओवर द एस ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है दोस्तों, फाई इक्वल टू, तो ये हमारा फ्लक्स आ गया। अब इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ इन इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है समेशन और इंटीग्रेशन का भी मतलब क्या होता है, समेशन ऐड करना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस ई डेल्टा एस या ई डॉट डी एस, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो डेल्टा है उसको हम डी के टर्म में लिखते हैं, तो ई डॉट डी एस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, या फिर ई डी एस कॉस थीटा, जैसा भी हम कहना चाहें। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना, नॉर्मली लिखना है, तो भी आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ई डी एस। ठीक है, यहाँ एस का मतलब है ओवर द सरफेस या टोटल पूरे सरफेस के लिए। ठीक है, तो यहां से एक और डेफिनेशन मिली हमको फ्लक्स की, कि इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस इज इक्वल टू द फ्लक्स, या फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस, एसोसिएटेड विद द सरफेस मतलब फ्लक्स किसी सरफेस के लिए जो उस सरफेस का है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए दोस्तों, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप का होता है, एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है दोस्तों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इसको हम डेंसिटी भी कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लिया कि हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, अब इसमें हमारा जो चार्ज है वो इधर से इधर तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी दोस्तों, तो उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ।
टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Q बाई इसकी लेंथ को हमने मान लिया L, ठीक है, या फिर डेल्टा Q बाई डेल्टा L, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज टू द टोटल लेंथ, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू लेंथ, ठीक है दोस्तों। इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होगी सी की यूनिट कूलॉम पर मीटर, ठीक है दोस्तों। अगर हमको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता नाउ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए उसके लिए हम आपको पहले चार्ज को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो चार्ज Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एल। मान लिया हमको निकालना होता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ Q की जगह में लैम्डा एल है, तो के लैम्डा एल बाई आर स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते थे। ये स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं अभी, वेक्टर फॉर्म में नहीं, ठीक है। इसके बाद सेकंड है हमारा दोस्तों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाए, एक ही बात है। मान लिया कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, इसको हम अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके किसी एक पार्ट के लिए, किसी भी सरफेस के लिए अगर हमको ये निकालना हो, किसी भी सरफेस के लिए, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला वही Q बाई ए। ये टोटल के लिए निकाल रहे हैं। अगर हम किसी एक पार्ट के लिए निकालेंगे, Q बाई एस लिख देता हूं एरिया, तो एक पार्ट का एरिया सिर्फ होगा डेल्टा एस, पूरे सरफेस का एरिया होगा एस। तो हम पूरे सरफेस की बात करते हैं, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू Q बाई एस। तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन? इट इज the ratio of charge to area, चार्ज टू एरिया, ठीक है दोस्तों। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सिमिलरली Q की यूनिट कूलॉम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। अब वैसे ही अगर हम चार्ज को सब्जेक्ट बनाए, नाउ चार्ज, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर सिग्मा एस। तो अब अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता? E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू की जगह में सिग्मा एस बाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से कर सकते थे। इसके बाद थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इधर ही कर लेते हैं थर्ड नंबर वाला भी। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करेंगे? सेम हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई सेटअप है और हम इसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो इसका टोटल वॉल्यूम हमने मान लिया है V। अब हम पूरे सरफेस के लिए निकाल रहे हैं दोस्तों। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होगा Q बाई V।
अगर हम एक कोई छोटे से पार्ट के लिए निकालना चाहें, इसमें से एक छोटा सा पार्ट अलग कर लो जिसका वॉल्यूम है डेल्टा वी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा लग जाएगा, उसका चार्ज हमने मान लिया डेल्टा क्यू। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बट अगर हम पूरे सरफेस के लिए कर रहे हैं तो क्यू बाई वी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दोस्तों वैसे ही, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू वॉल्यूम, चार्ज टू वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होगी क्यू की यूनिट कूलॉम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। सो कूलॉम पर मीटर क्यूब। अगर हम फिर से चार्ज को सब्जेक्ट बनाए क्यू को, तो क्या हो जाएगा, रो वी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। E इक्वल टू फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू की जगह में क्या आ जाएगा, रो वी बाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।